राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एपिडेमियोलॉजी। सदवृत्त का चैप्टर वो पेपर 2 का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी यानी कि जनपद मूलक। तो अब इसमें क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं संक्रामक रोग अर्थात इन्फेक्शियस डिसीज हम इसे कहते हैं। तो सुश्रुत संहिता में व्याधि के संक्रमित में विविध तरीकों का वर्णन किया है। ये रोग तथा इन्हीं की तरह संक्रमित होने वाले अन्य रोगों को संक्रामक रोग कहा गया है। ठीक है, इसमें श्लोक दे रखा है आचार्य सुश्रुत निदान स्थान में जो बताया प्रसंगात गात्र संश्लेषम निश्वास गात सहज भोजनात् अर्थात रोगी के साथ मैथुन करने से, गात्र संगत रोगी के शरीर से स्पर्श करने से, निश्वास रोगी के श्वास के द्वारा, सह भोजनात् रोगी के साथ भोजन करने से, सह शय्य शनापति अर्थात रोगी के शय्या एवं आसन को प्रयोग करने से, एवं वस्त्र आल्य अनुलेपनात् अथवा रोगी के वस्त्र माला एवं अनुलेपन द्रव्य को प्रयोग करने से, कुष्ठ ज्वरस्य शोषस्य नेत्राभिष्यन्त एवचा। तो क्या कहते हैं, कुष्ठते ज्वर शोष नेत्रज आदि अन्य अपसर्गिक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संक्रमित अर्थात फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं इसमें तो क्या आएगा कि व्याधि शमत्व तो सबको पता है कि व्याधि चरक सूत्र में बताया व्याधि शमत्वम नाम व्याधि बल विरोधकोत्तम व्याधत युक्त तादन प्रतिबंधकत्व मिति यावत अर्थात जो व्याधि के बल का विरोध करे तथा जो व्याधि के उत्पन्न होने से रोके उसे व्याधि शमत्व कहते हैं। बल हलाम निग्रहम रोगाणाम दोषाणाम बल की दोषों या रोगों को नष्ट करने में समर्थ होता है। प्राकृतिक स्वस्थावस्था में स्थित कफ शरीर का बल एवं ओज स्वरूप होता है, परंतु यही विकृति रुग्ण अवस्था में मल और रोग उत्पन्न करती है। समस्त चरक सूत्र न च सर्वाणी शरीराणाम व्याधि शमत्व सर्वतान भवति। समस्त व्यक्ति के अंदर व्याधि को रोकने की क्षमता नहीं होती, अर्थात सभी व्यक्ति के लिए व्याधि शमत्व बल समान नहीं होता। ये 3 प्रकार का होता है। सहज कालज युक्ति, सहज का मतलब जो प्राकृतिक बल होता है, कालज मतलब जो ऋतुओं के अनुसार जैसे बल कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है वो, और युक्ति अर्थात जो आहार विहार मांस वगैरह खाने से आता है वो। ओज को अगर हम बात करें तो रस से शुक्र पर्यंत सातों धातुओं के उत्कृष्ट सारभूत अंश को ओज कहते हैं, और इसी ओज में हमें अपनी चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांत अनुसार बल भी कहते हैं। ओज की उत्पत्ति कैसे होती है, तो शरीरधारियों के शरीर में सबसे पहले ओजी उत्पन्न होती है जो रंग में घृत के समान, रस में मधुर गंध से लाजा के समान होती है। जिस प्रकार भूरे फल और पुष्प से मधु का संचय होता है उसी प्रकार मनुष्य के शारीरिक ओज का संग्रह किया जाता है। ओज के गुण कितने प्रकार के 10 है। कौन से, गुरु शीतम मृदु लक्षण बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिक्षलम स्निग्ध ओजो 10 गुणम स्मृतम अर्थात गुरु शीत मृदु लक्षण बहल मधुर स्थिर प्रसन्न यानी कि निर्मल पिच्छल एवं स्निग्ध। ये चरक ने बताए हैं। सुश्रुत ने क्या बताया है, सौम्य स्निग्ध श्वेत शीत स्थैर्यकारक प्रसरणशील निर्मल मृदु अर्थात कोमल पिच्छल तथा प्राणों को श्रेष्ठ आधार है। यह ओज मध्य व विष के विपरीत गुण वाला होता है। ओज का स्वरूप क्या है, रंग में घृत के समान, रस में मधुर गंध लाजा खील के समान होता है। हृदय के अंदर जो शुद्ध निर्मल और लाल तथा थोड़ा सा पीला रसादी गुड़ का सार होता है उसे ओज कहते हैं। इसके नष्ट से मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। कितने प्रकार की होती है, परोज अपरोज। परोज का होती है श्रेष्ठ ओज होती है जो कि प्राणों का आश्रय होती है और हृदय में आश्रित होती है। इसके नष्ट होने से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। और कितने बिंदु प्रमाण होता है, 8 बिंदु प्रमाण होता है यानी कि 8 बिंदु प्रमाण होता है। और अपरोज क्या होती है, ओज के कम महत्वपूर्ण होती है परोज से, और श्लेष्म में इसे श्लेष्म भी कहा जाता है। ये धमनी हृदय आश्रित धमनियों में सर्व शरीर में रहती है। इसका प्रमाण अर्ध अंजलि प्रमाण होता है। ओजो क्षय के लक्षण होते हैं वे इसी ओज के क्षय के कारण होते हैं। ओज के कारण क्या होते हैं, बल व्याधि शमक प्राकृतिक श्लेष्म यही सब एक दूसरे से संबंधित है, वस्तु कारक है, कारण है जो इसका स्वरूप एवं प्रमाण होते हैं उसी के प्राकृत श्लेष्म कहते हैं। तथा बल और व्याधि शमक तो ओज के कारण जिनका भी स्वरूप होती है ओज मात्र का अनुमान लिया गया है। ओज क्षय
होने से वात और कफ की क्षीणावस्था में पित्त की वृद्धि को प्राप्त करता है। शरीर में संचारित हुए देह से ओज का क्षरण करता है। ग्लानि, इंद्रिय दौर्बल्य, तृष्णा, मूर्छा व चेष्टा का नाश करता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अभिघात, धातुक्षय, क्रोध, शोक, चिंता, क्षमता से अधिक परिश्रम तथा भूखे रहने से ओज का क्षय हो जाता है। लक्षण क्या है ओज विस्तृत का? तो सुश्रुत ने बताया है कि संधियों में ढीलापन, अंगों में थकान, दोषों का अपने स्थान से हट जाना एवं क्रिया का ठीक से ना करना। ठीक है, उसके बाद क्या है ओज व्याप्त, अंगों में स्तब्धता, भारीपन, वातिक शोक, व्रणवेद, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा का अधिक आना। ओजोक्षय, बेहोशी, मांस का क्षय, मोह, प्रलाप एवं मृत्यु होना। ओजोक्षय की चिकित्सा कैसे करोगे? विस्तृत व व्याप्त औषधि अवस्थाओं में विशेष क्रियाएं से जो कि शरीर के बल, दोष और अग्नि के विपरीत ना हो। रोगी के बल को बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति जिस आहार की इच्छा करे उसे देने से क्षय का नाश हो जाता है। दोषहीन, धातुहीन, मलहीन व बलहीन व्यक्ति को उनको बढ़ाने वाला, अन्नपान देने वाला होता है। जीवनीय औषधियों से सिद्ध किए हुए गए दूध या एवं घृत का स्नेह सेवन करना चाहिए। रसायन द्रव्य के सेवन से ओज की वृद्धि होती है। अब इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखें तो मॉडर्न कोरिलेशन में से एपिडर्मियोलॉजी कहते हैं, EPI DEMIOLOGY LOGY। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडर्मोलॉजी। एपिडर्मोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मल है कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद अगर हम एपिडर्मियोलॉजी को और थोड़ा ध्यान से देखें तो ये साइंटिफिक स्टडी है फैक्टर की कंडीशन रिलेटेड टू डिजीज एज दे अकर इन पीपल की, ये कैसे पीपल में हो रही है। 3 वर्ड से मिलकर बनी है एपिडेमस लॉगस। एपी का मतलब होता है इन, ऑन और अपॉन। ठीक है, डेमस का मतलब होता है पीपल और लोगस का मतलब होता है साइंस। तो एपिडेमियोलॉजी वाज कंसीडर्ड टू बी द साइंस ऑफ एपिडेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन वाज लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ फ्यू कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, प्लेग हो गया, कॉलेरा हो गया एक्सेट्रा विच अकर्ड इन एपिडेमिक फॉर्म, मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। द एपिडेमियोलॉजी मेथड ऑफ द स्टडी द डिजीज वॉज एक्सटेंडेड टू कम्युनिकेबल डिजीज इन जनरल, जो एक से दूसरे को हो जाते हैं। यहाँ पे एपिडेमिक का मतलब होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैल जाना। ठीक है, पेंडेमिक का मतलब होता है कि पूरे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को पार करके कर देना। और एंडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में ही उस डिजीज़ का ज़्यादा दिखाई देना। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स द एपिडेमियोलॉजी अप्रोच हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो सच एज हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर एंड इवन एक्सीडेंट्स एंड द बर्न. As a result, diseases are now broadly classified into 2 groups of the purpose, the epidemiology, the communicable disease and non-communicable disease. Epidemiology is orderly study of the incidence in human society of morbid state, communicable or non-communicable disease, accident, injuries, abnormalities of medical importance. It is a study of relationship among the various factors and the condition in the agents, host and the environment that determine the frequency of occurrence and distribution of an infectious process, a disease or physiological state in a population. Epidemiology is a study of distribution of a disease or physiological condition in human population and the factor that influences this डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस इसमें हम देखेंगे कि किस कौन कौन सी कंडीशन है, एजेंट होस्ट कौन है, एनवायरनमेंट का क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है अक्योर होने की, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन्फेक्शंस के फैल जाने का, और फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी जो है स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किसकी, डिजीज़ की, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस दिस डिस्ट्रीब्यूशन। एपिडेमियोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो डील करती है, ट्रीट करती है एपिडेमिक्स को। ठीक है, यूज़ क्या है एपिडेमियोलॉजी का, टू स्टडी हिस्टोरिकल द राइज एंड द फॉल ऑफ द डिजीज इन पॉपुलेशन, टू मॉनिटर कंटिन्यूसली ओवर द चेंज ऑफ हेल्थ इन community, to monitor vaccination program, health education, nutritional supplement, to make a community diagnosis, planning and evaluation, syndrome identification, searching for the cause and the risk factor, क्या क्या कॉज हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3
टर्म हैं जो रिलेट कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजी की। तो हमने वैसे तो बात कर ली थी, पर यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से बात कर लेते हैं। तो डिजीज़ फ्रिक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीज़ है। तो डिसीज़ की फ्रिक्वेंसी कैसे है कि हम डिजीज़ की डिसेबिलिटी ऑफ डेथ देखें कि कितना फैला है, कितना उसने डेथ रेट बढ़ाया है, कितना इसका रेशियो है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ की किस पैटर्न में, ये किस टाइम पे, किस प्लेस पे और किस पर्सन को, ये कौन से पर्सन को ये ज़्यादा हो रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज़, ये क्या है, एटोलॉजी, हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरलाइंग कॉज, रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज़ की क्या रिस्क फैक्टर है, क्या हमें क्या नहीं करना चाहिए। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जैसे कि कोरोना हुआ था तो उसमें भी ये था कि डिजीज़ कैसे फैला था, छींकने की वजह से फैला था, तो वो क्या था, कम्युनिकेबल डिजीज़ था। तो क्या था, डिजीज़ फ्रिक्वेंसी की एकदम बस केवल कुछ ड्रॉपलेट से वो फैल गया था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, एक से दूसरा कितनी लंबी चेन बनती चली आई थी। डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज़ की, इसके जिनकी इम्यूनिटी वीक थी उनको ये रोग ज़्यादा जल्दी लग रहा था। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन, टू आइडेंटिफाई एटियोलॉजी फैक्टर और रिस्क फैक्टर एंड पैथोजेनिस ऑफ द डिजीज, तो प्रोवाइड द data essential to the planning, implantation and the evaluation of the services for the prevention, control and the treatment of the disease and to setting up for the priorities among those services, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, यूनिट ऑफ स्टडी इज डिफाइंड एज द पॉपुलेशन और द पॉपुलेशन एट रिस्क, कि जो पूरी पॉपुलेशन है वो रिस्क पे आ गई है। और क्लिनिकल मेडिसिन क्या है, द यूनिट ऑफ स्टडी इन अ केस और केसेस। फिजिशियन, एपिडेमियोलॉजी में क्या है, फिजिशियन is a concern with the patient disease pattern in the entire population. Clinical medicine क्या है, physician in concern with disease in the individual pattern, ठीक है। तो फिर क्या है, patient, infectious disease epidemiology. Infectious disease epidemiology is a part of fundamental part of whole epidemic. Actually epidemiology originally developed from the study of epidemic of infectious disease. The definition of some term related to infectious disease epidemiology is essential to study subject better than terms are given below. The entry and the development and the multiplication of an इन्फेक्शन क्या होता है कि किस हिसाब से एंट्री हुई है, डेवलपमेंट हुआ है और मल्टीप्लिकेशन हुआ है इन्फेक्शियस एजेंट्स का बॉडी में, मैन में और एनिमल में। इन्फेक्शियस डज नॉट ऑलवेज कॉजेज इलनेस, इन्फेक्शन हमेशा कोई भी इलनेस नहीं देता। कंटेमिनेशन क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ क्लॉथ्स, ब्लीडिंग, टॉयज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग, वाटर, मिल्क, फूड एक्सेट्रा। किसी भी चीज़ को छूने से अगर हुआ हो, कंटेमिनेटेड है वो, तो हो गया हो। इन्फेस्टेशन, तो फॉर अ पर्सन और अ एनिमल, डेवलपमेंट एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी और इन क्लॉटिंग। क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में हुई, जैसे कि लाइस, माइट, सम अथॉरिटीज यूजिंग द टर्म ऑल्सो गिवन टू डिस्क्राइब इन्वेशन ऑफ द गट बाय पैरासिटिक वर्म, एग्जाम्पल एस्कैरिस, होस्ट क्या, द ह्यूमन, एनिमल, बर्ड एंड आर्थ्रोपॉड दैट अफोर्ड्स lodgement of the infectious agent under natural condition, obligate to the only one host, example man in molasses, primary or definite host in with the parasite attains maturity or passes its sexual stage, example mosquito in the malaria, secondary host in which the organism remain alive but does not undergo development, example man in malaria, transport host or carrier in which the organism remain alive but do not undergo development. Infectious disease a disease of a man or animal with clinical manifest resulting from an infection, contagious disease that transmitted through contact, STD, leprosy, etc. Communicable disease कौन से होते हैं, infectious disease capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, animal to man or animal to animal or to the environment to man or animal. Epidemic, the unusual occurrence of sudden outbreak of a disease in a community or a region, मतलब एक community में उसी रीजन में या एक शहर में उस रोग का दिखाई देना।
एंडेमिक क्या होता है कि इट रिफर्स टू द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शन विद इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप। मतलब कि एक शहर में इस कोई भी बीमारी नॉर्मली देखने। पेंडेमिक क्या हो गया, पूरी पॉपुलेशन में, मतलब वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में भी हो गया। स्पॉडिएक ये एक डिजीज अकर इरेगुलरली हैपेडाजली फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड जनरली इनफ्रिक्वेंटली। एग्जाम्पल हो गया जैसे पोलियो हो गया, हर्पीस हो गया, जूस्टर एक्सेट्रा, द कोज आर स्टार्टेड। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जॉटिक है, तो ये क्या होता है, इम्पोर्टेड इनटू अ कंट्री इन विच दे डू नॉट अदरवाइज अकर। जैसे रेबीज इन यूके कॉमन है। ठीक है, जूनोसिस ये क्या होता है, इन्फेक्शियस डिसीज होता है, ट्रांसमिटेबली अंडर नेचुरल कंडीशन फॉर वर्टिब्रे एनिमल टू मैन। ये किसी भी एनिमल से मैन में होता है, जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाती है, ऐसे करके। एपिजोटिक होता है कि एक ऐसा डिजीज होता है, एपिडेमिक ऑफ अ डिजीज इन विच एनिमल पॉपुलेशन में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि रेबीज हो गई कुत्ते से। ठीक है, एपिनोनिटिक एंड एंडेमिक ऑफ अ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन, जो बर्ड पॉपुलेशन में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला बर्ड पॉपुलेशन में क्या हुआ था, फ्लू, जो बर्ड से ही होता है। पोलैरिटी एंजूटिक क्या होता है, एंडेमिक अकर इन एनिमल, जैसे एंथ्रेक्स, रेबीज एक्सेट्रा। नोसोकॉन्मिक इन्फेक्शन क्या होता है, ये ओरिजिनेटेड इन अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी हो वहाँ पे, जैसे इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वाउंड की वजह से, हेपेटाइटिस बी या UTI। opportunistic infection, this is an infection by an organism that takes the opportunity provided by a defect in host defense to infect the host and hence cause disease, जैसे tuberculosis in AIDS patient। Iatrogenic, physician induced infection, any adverse consequence of the preventive diagnosis or therapeutic regimen or procedure that causes impairment, example reaction to penicillin। Next है concept of disease. The term disease literally means uneasiness. Without ease, the Oxford Dictionary defines disease is a condition of a body of some part or the organ of the body in which functions are distributed or dearranged. From an ecological point of view, disease is defined as the maladjustment of the human organism of the environment। कॉशन ऑफ डिजीज कैसे होता है, डिजीज इनिशियली देयर वाज वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज कॉशन। पहले तो एजेंट होगा, उसके बाद होस्ट होगा, फिर एनवायरनमेंट की वजह से होगा। तीनों इसके क्या है, फैक्टर हैं। नेक्स्ट है, फॉर द कॉजेशन ऑफ द डिसीज इंट्रैक्शन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स इज रिक्वायर्ड। कॉजेशन होने किसी भी डिजीज के होने के लिए ये 4 कॉजेज हैं, क्या, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, तीनों कॉजेज हैं। ठीक है, उसके बाद एजेंट फैक्टर है, देखो किसी भी अ सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग विच इनिशिएट द डिजीज प्रोसेस, दिस इज फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन। जो कि कितने तरीके से होता है, 6 तरीके से होता है। बायोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशन एजेंट, फिजिकल एजेंट, केमिकल, मैकेनिकल और सोशल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आ सकते हैं। न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन की वजह से जो होता है। फिजिकल एजेंट में जो हीट, कोल्ड, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सब की वजह से होगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल फैक्टर्स में एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस में कीटोन, यूरिक एसिड, यूरिया, बाइलरूबिन, इनकी वजह से आ सकता है। एक्सोजीनस में कोई भी किसी चीज़ से एलर्जी हो, मेटल, फ्यूम्स, डस्ट, गैसेस, इनकी वजह से। मैकेनिकल में आता है क्रशिंग, टीयरिंग, स्प्रेन, डिसलोकेशन, फ्रिक्शन, इनकी वजह से। सोशल में आता है पॉवर्टी, स्मोकिंग, एब्यूज ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल ड्रिंकिंग, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, सोशल आइसोलेशन, मैटरनल डिप्रिवेशन एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है होस्ट फैक्टर क्या होता है, तो होस्ट फैक्टर में यहाँ पे द ह्यूमन होस्ट इन द सॉइल एंड द डिजीज सीड क्या है, इसमें द होस्ट फैक्टर में भी क्लासिफाइड एज जियोग्राफिक, बायोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कैरेक्टर्स, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। ठीक है, पहला है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो एज, सेक्स, एथनिटी एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल होते हैं जेनेटिक फैक्टर, ब्लड ग्रुप, सेलुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्लड, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर एक्सेट्रा। सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, स्ट्रेस, मैटरनल स्टेट, हाउसिंग एक्सेट्रा। लाइफ स्टाइल होते हैं यूज ऑफ एल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है फिजिकल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। तो फिजिकल में क्या आता है, एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, हीट, लाइट, नॉइज, रेडिएशन, अदर नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल में आता है एनवायरमेंट इंक्लूडिंग ऑल लिविंग थिंग्स लाइक माइक्रोबियल एजेंट, इंसेक्ट्स, rodents, एनिमल, प्लांट्स एंड इवन ह्यूमन हिमसेल्फ। फिजियो सोशल
एनवायरनमेंट में आता है कल्चर, वैल्यू, कस्टम, हैबिट, बिलीव, एटीट्यूड, मॉरल, रिलीजन, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, हेल्थ, सर्विसेज एक्सेट्रा। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट इन विच अ डिजीज इवॉल्व। फिर उसके बाद इसमें हम फिजिकल सोशल हो गया, ठीक है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में क्या होगा कि इट सिग्निफाइज दैट द वे इन विच अ डिजीज इवॉल्व ओवर टाइम फॉर द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ प्री पैथोजेनिक फेज टू अ टर्मिनोलॉजी एज रिकवरी, डिसेबिलिटी और द डेथ इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन, कि कैसे उसका ट्रीटमेंट हुआ है, कैसे उसका प्रिवेंशन हुआ है। तो ईच डिजीज हैज इट्स ओन यूनिक नेचुरल हिस्ट्री विच इज़ नेसेसरली द सेम एज ऑल इंडिविजुअल। जैसे कि हर डिजीज़ की अपनी एक हिस्ट्री होती है। प्री पैथोजेनिक फेज क्या होता है, तो प्री पैथोजेनिक फेज में क्या होता है, दिस इज अ पीरियड प्रीलिमिनरी ऑन द ऑनसेट ऑफ द डिजीज इन man. The disease agent host has not yet entered man, but the factors which favor its interaction with the human host are already existing in the environment. This is called man exposed to the risk of disease. Once the equilibrium of the host agent and environment distributed, the डिजीज प्रोसेस स्टार्ट। नेक्स्ट है पैथोजेनिक फेज, क्या होता है, बिगिन टू द एंट्री ऑफ द डिजीज। प्री पैथोजेनिक फेज होता है एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन होकर डिजीज करता है, ठीक है। प्री पैथोजेनिक फेज में क्या होगा कि ये बिगिन करता है एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इन द सब्सिक्वेंट टू होस्ट। द फर्दर इवेंट्स इन दिस फेज आर क्लियर कट इन द इन्फेक्शियस डिसीज, दैट इज द एजेंट मल्टीप्लाइज एंड इंड्यूस द टिश्यू एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। The disease progress through a time of incubation period and later through early and the late pathogen. The final outcome of disease may recover disability of the death. The pathogenous phase may be modified by the immunization and chemotherapy. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिस्क फैक्टर। अब हम बात कर रहे हैं रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर एक कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है बिहेवियर की, इंक्रीज करता है लिवलाइहुड ऑफ गेटिंग इन डिजीज और द इंजरी। रिस्क फैक्टर आर ऑफ्टन प्रेजेंटेड इंडिविजुअली, हाउएवर इन द प्रैक्टिस दे डू नॉट अकर अलोन, ये अपने आप नहीं होते, ठीक है। उसके बाद दे ऑफ्टन कोएग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर। इन जनरल रिस्क फैक्टर कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। अगर इसे थोड़ी और आसान भाषा में देखोगे तो फॉर मैनी डिजीज द डिजीज एजेंट इज स्टिल आइडेंटिफाई, स्टिल द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल जैसे कैंसर में अभी तक पता नहीं चला कि क्यों होता है, बस ये पता है कि नॉर्मल सेल की ग्रोथ हो जाती है इस वजह। पेप्टिक अल्सर भी नहीं पता चला। मेटालिक इलनेस द टर्म डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट और द एक्सपोज दैट इज significantly associated with the development of the disease, a determination that can modified by the intervening, thereby reducing the possibility of the occurrence of the disease or other specified outcomes. Some risk factors are can be modified, other cannot be modified. The modified factors, that is smoking, HTN, elevated serum cholesterol, physical inactivity, obesity, etc. The prevention of these factors is called primordial prevention. The unmodified of immune risk factors are age, sex, race, family history and genetic factor etc. ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो बिहेवियर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स है, डेमोग्राफिक है, एनवायरमेंटल है और जेनेटिक है, ठीक है। बिहेवियर में क्या होगा, इसमें रिलीज होगा एक्शन का दैट द इंडिविजुअल है चूजन टू टेक, दे कैन देयरफॉर बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस थ्रू लाइफ स्टाइल और बिहेवियर चॉइस। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्मोकिंग करने से, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, न्यूट्रिशनल चॉइसेस करने से, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, स्प्रेडिंग टू मच टाइम इन द सन विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स क्या होता है, ये दोज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल बॉडी और बायोलॉजिकल, दे मे बी इन्फ्लुएंस बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, लाइफस्टाइल एंड अदर ब्रॉड फैक्टर्स। एग्जांपल है बीइंग ओवरवेट और ओबेस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड शुगर। डेमोग्राफिक रिस्क फैक्टर क्या है, ये दोज है रिलेट टू द ओवरऑल पॉपुलेशन। एग्जांपल है एज, जेंडर, पॉपुलेशन सब ग्रुप सच एज ऑक्यूपेशन, रिलीजन और इनकम। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स है कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर as well as physical, chemical and biological factors. Access to clean वाटर एंड सैनिटाइजेशन। रिस्क इन द वर्क प्लेसेस, एयर पॉल्यूशन। जेनेटिक क्या हो गया, जो जेनेटिकली हमारे अंदर होगा जिस जीन्स की वजह से, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया मोर प्रिवलेंट इन सर्टेन प्रो पॉपुलेशन सब ग्रुप। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ डिजीज, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। तो डिजीज कंट्रोल कैसे होगा, तो डिजीज कंट्रोल एंड डिजीज कंट्रोल द एजेंट इज परमिटेड टू persist in the community at a level where it ceases to be a public health problem according to the tolerance of the local population। यानी कि क्या है कि कैसे करके वो एक लोकल पॉपुलेशन में रोका जा सकता है। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले तो
द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़, यानी कि न्यू केसेस कितने आए हैं, द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़, रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन, अफेक्ट ऑफ द डिजीज, द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, डिजीज एराडिकेशन देखोगे। ठीक है, एराडिकेशन इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय द एक्स्ट्रा टर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। द वर्ड एराडिकेशन मीन्स टू सीजेशन ऑफ द इन्फेक्शन एंड डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, वही प्रिवेंशन, डिजीज प्रिवेंशन, कंट्रोल, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन क्या होगा? द टर्म prevention include promotion, preservation and the restoration of the health to minimize suffering and the distress. There are four level of prevention: primordial prevention, फिर कौन सी आएगी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमोडियल में क्या है? जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंसी, डेवलपमेंट ऑफ risk factor in the countries or the population group in which they are yet appeared. The main intervention is primordial and the mass education. The example to prevent the obesity in the lifestyle modification. Primary prevention, this is the action taken prior to the onset of the disease which removes the possibility that a disease will even occur. If it signifies the intervention in the pre-pathogenic phase of the disease or health problem. The concept it apply the prevention of the chronic disease like hypertension, cancer, coronary heart disease, and based on the analysis and the modification of the risk factor of a disease. Secondary prevention is the action which stop the progress of the disease at the initial state and prevent the complication. The specific intervention are early diagnosis and the adequate treatment, जैसे कि स्क्रीनिंग हो गया, टेस्ट हो गया, केस फाइंडिंग प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। टर्शरी में क्या होगा कि अब तो डिजीज़ हो गया तो हम उसे कैसे करके कम करेंगे, क्या क्या अब उसे पेशेंट को देना चाहिए, कैसे करके उसको बढ़ाएंगे उसकी ताकत को। ठीक है, अब मोड ऑफ इंटरवेंशन, intervention can be defined as any attempt to interfere or interrupt the usual sequence in the development of a disease in a man। एक ऐसा अटेम्प्ट है कि डिजीज़ क्या हो ना हो। ये 5 तरीके से इंटरवेंशन टर्न्स थ्रू द फॉलोइंग 5 मेथड। 5 तरीके से हम इसे रोक सकते हैं: हेल्थ प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटीज़ और क्या है लास्ट है रिहेबिलिटेशन। ठीक है, मोड ऑफ इंटरवेंशन की अगर मैं बात करूँ तो मोड ऑफ इंटरवेंशन हमें क्या है? इंटरप्शन है अनयूजुअल तरीके से यूजुअल सीक्वेंस के डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन मैन। ठीक है, द 5 मोड्स ऑफ द इंटरवेंशन: हेल्थ प्रमोशन हो गया, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हो गया, अर्ली डायग्नोसिस, डिसेबिलिटी और लास्ट वन है रिहेबिलिटेशन। ठीक है, अगर मैं हेल्थ प्रमोशन की बात करूँ तो इसमें क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग प्रोसेस टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव द हेल्थ, की कैसे हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें क्या क्या करोगे? हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशन दोगे। ठीक है, लाइफ स्टाइल और बिहेवियर चेंजेस, ये चारों चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक में क्या करोगे? ये कोई भी इंटरवेंशन है डन टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज इन फर्स्ट प्लेस, की कैसे करके? इट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस एंड क्यूरेटिव रिस्टोरेटिव मेडिसिन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन करके हम कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कीमो प्रोफाइलिस करके प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, कार्सिनोमा। ठीक है, कंट्रोल टू द एनवायरनमेंट हैजार्ड्स, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई भी हज़ार्ड है उससे बचा लो। ठीक है, कंट्रोल इन द सेफ्टी ऑफ फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, कॉस्मेटिक्स से सेफ्टी, फूड की करना, इन सब से भी बचा सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जितनी जल्दी हम डिजीज़ को पता चलेंगे ये एक इफेक्टिव और इकोनॉमिकल एज प्राइमरी प्रिवेंशन है, बट इम्पोर्टेड इन द रिड्यूस हाई मोर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी इन सब डिजीज लाइक एसेंशियल हाइपरटेंशन, कैंसर, सर्विक्स एंड ब्रेस्ट कैंसर। इन सम केसेस इट इज़ द ओनली अफेक्टेड मोड ऑफ इंटरवेंशन, जैसे लेप्रोसी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एड्स, एसटीडी। जब हम फुल बॉडी चेकअप कराते हैं तभी हमें ये सारे डिजीज़ पता चलते हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशंस में क्या होगा कि डिसीज़ हुआ, एम्पावरमेंट हुआ, डिसेबिलिटी है और हैंडीकैप हो गया, तो ट्रांसमिशन हुआ डिजीज़ के। द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज प्रोसेस फ्रॉम द इम्पेयरमेंट टू द हैंडीकैप इज प्रिवेंटेड, जैसे कि डिजीज़ हुआ, इम्पेयरमेंट हुआ, डिसेबिलिटी हुई और हैंडीकैप हो गया। तो इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट एक एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन में होता है। डिसेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म कोई भी एक्टिविटी और अ मैनर विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर द ह्यूमन बींग्स। हैंडीकैप क्या होता है? ये एक डिसएडवांटेज है फॉर अ गिवन individual resulting from a impairment resulting from a
impairment or disability that limits or prevent the fulfillment of a role in the community that is normal for the individual. नेक्स्ट की बात है रिहेबिलिटेशन, जैसे एग्जाम्पल हो गया एक्सीडेंट हुआ, डिसीज और डिसऑर्डर हो गया, लॉस ऑफ हैंड इम्पेयरमेंट है, कैन नॉट वर्क डिसेबिलिटी और अनएम्प्लॉयड हैंडीकैप है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन क्या है, ये कंबाइंड और कोऑर्डिनेशन यूज ऑफ मेडिकल सोशल एजुकेशन एंड वोकेशनल मेजर है ट्रेनिंग के लिए, रिटेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी, इंक्लूड करता है ऑल मेजर्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड द हैंडीकैपिंग कंडीशन एंड एट एनेबलिंग द डिसेबल्ड एंड द हैंडीकैप टू अचीव सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद आ रहा है इंसिडेंट एंड प्रिवलेंस। क्या होता है इंसिडेंस रेट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यू केसेस अकेयरिंग इन द डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डिजीज हो, एक एरिया में फैल रहा हो, तो कितने टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में, तो जैसे कि वीक हो गया, मंथ हो गया या ईयर, तो वो क्या कहलाता है, इंसिडेंस रेट कहलाता है। प्रीवेलेंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवेलेंस जो होता है वो एक टोटल नंबर है कि ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स हु हैव एट्रीब्यूटेड और डिजीज एट अ पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट अ रिस्क ऑफ हैविंग द एट्रीब्यूट डिजीज एट अ पॉइंट इन टाइम और मिडवे थ्रू द पीरियड। तो अगर मैं बात करूँ इसमें डिजीज की वो प्रिवलेंस की, तो इंक्लूड बोथ न्यू, सारे केसेस जो भी पुराने केस होंगे या फिर जो नए केस जो अब आ रहे हैं वो भी, ड्यूरिंग द डेफिनेट पीरियड, एक पीरियड ऑफ टाइम पे अब तक, ठीक है। डायनेमिक और अब क्या है, डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, अब क्या है, डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, अब ये बताया जाएगा कि डिजीज ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है। तो डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन में क्या होगा, सोर्स होगा, रिजर्वायर होगा, ठीक है, सोर्स और रिजर्वायर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सस्टेबल dynamic of disease transmission. There are three links in the chain of the disease transmission. Communicable disease are transmitted from the reservoir or the source of infection to a susceptible host. Basically there are three links in the chain of transmission. क्या क्या होते हैं, पहला है सोर्स या फिर इन्फेक्शन या रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, दूसरा हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तीसरा है सस्टेबल होस्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सोर्स की या रिजर्वायर की, तो सोर्स क्या है, source it is defined as source or reservoir, it is defined as any person, animal, arthropod, plant, soil or substance on which the infection agent primarily depend for the survival and where it reproduce itself in such manner that it can transmit it to a susceptible host, कि ये कैसे करके ट्रांसमिट हो रहे हैं। या फिर अगर मैं सोर्स की बात करूँ, द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच द इन्फेक्शन एजेंट पासेस और ए डिससेमिनेटेड टू द होस्ट, मतलब घुस गए हैं होस्ट के अंदर। रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर हो गया, अगर और भी बात करूँ रिजर्वायर की, तो एनी वही हो गया, रिजर्वायर डिफाइन करोगे एक ऐसी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपॉड, प्लांट को जो कि क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है, जो किसी भी चीज़ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसी के लिए खाने पे डिपेंड है, हमने उसे छू लिया है और वो हमारे अंदर चला गया है। तो सोर्स रिफर्स टू द इमीडिएट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ रिजर्वायर, ये पार्ट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं रिजर्वायर के, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ रिजर्वायर होते हैं, ह्यूमन, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स। ह्यूमन रिजर्वायर केस और कैरियर दो तरीके के होते हैं, सॉरी हाँ, केस और कैरियर दो तरीके के होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ केसेस की, तो अ पर्सन हैविंग द पर्टिकुलर डिसीज, हेल्थ डिसऑर्डर, कंडीशन यू अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि क्लिनिकल, बायोकेमिकल और लेबोरेटरी, दिस केस में भी डिपेंड ऑफ थ्री टाइप्स, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, लेटेंट, ठीक है। क्लिनिकल क्या होता है, हैविंग सिम्टम्स और द साइन ऑफ डिसीज, कि जिसमें सिम्टम्स और साइन ऑफ डिजीज हो। सब क्लिनिकल में क्या है, डज नॉट मैनिफेस्ट इट सेल्फ टू द साइन एंड सिम्टम्स, दे कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय द लेबोरेटरी टेस्ट एजेंट्स पे भी मल्टीप्लाई इन द होस्ट, मतलब जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते पर लेबोरेटरी में वो आ जाते हैं। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन अकर इन द मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। लेटेंट क्या होगा, द होस्ट डज नॉट शेड देयर इन्फेक्शियस एजेंट्स विच लाइज डोमिनेंट विद द होस्ट विदाउट सिम्टम्स और ऑफ्टन विदाउट डेमोन्स्ट्रेबल प्रेजेंस ऑफ द ब्लड टिश्यू और सिक्रीशन। एग्जाम्पल क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। उसके बाद कैरियर की अगर मैं बात करूँ, तो कैरियर क्या है, एक इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल है जो हार्बर है, ये है इन्फेक्टेड पर्सन दैट गिव्स द शेल्टर टू द स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इन द एब्सेंस ऑफ द क्लिनिकल डिजीज एंड सर्व एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन फॉर द अदर कैरियर आर लेस इन्फेक्शियस देन केसेस बट आर मोर डेंजरस। कैरियर में भी क्लासिफाइड एज कितने टाइप्स के, तीन तरीके के होते हैं, इंक्यूबेटरी, कन्वेलेसेंट और हेल्दी। इंक्यूबेटरी जो कैरियर होते हैं वो होते हैं
टाइप हो गए, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दो तरीके होते हैं, टेम्परेरी और क्लिनिकल। और पोर्ट ऑफ एक्सेट के चार तरीके के होते हैं, यूरिनरी, इंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी और अदर। अगर हम बात करें इंक्यूबेटरी कैरियर की, तो हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज। एग्जाम्पल है जैसे मेलिसिस हो गया, क्रैम्प्स हो, मम्स हो गया, सॉरी पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, जैसे यूजुअली अकर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड होने के कुछ समय बाद ही दिखाई देने लगते। कॉन्विलेसेंट हु कंट्रीब्यूट टू शेड द डिजीज एजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्वेलेसेंट, जैसे टाइफाइड हो गया, कोलेरा, मतलब एक टाइम पे ही दिखाई देंगे, जैसे रात में फीवर आना टाइफाइड का सिम्टम्स होता है। ठीक है, हेल्दी कैरियर विक्टिम्स ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हु हैव डेवलप्ड कैरियर सिम्टम्स विदाउट सफरिंग फ्रॉम एवर डिजीज। कोई डिजीज नहीं हुआ, हमारे शरीर में आया, उसने हमारे शरीर को अंदर से खाना शुरू कर दिया और हमें डिजीज हो गई, जैसे पोलोमाइलिटिस, डिप्थीरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है हेल्दी कैरियर, यही था। उसके बाद है टेम्परेरी कैरियर हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस कैटेगरी इंक्लूड द इंक्यूबेटरी, कॉन्विलेंट एंड द हेल्दी कैरियर। ठीक है, उसके बाद है आपका क्रोनिक कैरियर। क्या होता है क्रोनिक कैरियर? एक हु सिक्रीट्स, तो क्या होता है हु एक्सक्रीट्स द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम इनडेफिनेट पीरियड। एग्जाम्पल क्या है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया एक्सेट्रा। एनिमल रिजर्वायर, जिसमें कि एनिमल से कोई डिजीज फैल रहा है, एनिमल टू एनिमल हो, एनिमल टू बर्ड हो या एनिमल टू मैन हो। ठीक है, जैसे कि रेबीज, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये सब डिजीज होगा। रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे सॉइल से हमारे अंदर हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है? टिटनेस हो जाता है, एंथ्रैक्स हो जाता है एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें आप टाइफाइड भी लिख सकते हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो किस तरीके से डिजीज फैलता है, तो कितने तरीके से डिजीज फैलता है? दो तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो डिजीज फैल रहा है वो कितने तरीके से है? 5 तरीके से। डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट, कॉन्टेक्ट विद सॉइल, इनोकुलेशन विद स्किन और म्यूकोसा और ट्रांसप्लेसेंटा। डायरेक्ट में क्या होगा? जैसे एड्स हमने टच कर लिया, किसिंग कर ली या कुछ भी ऐसे कर लिया तो एड्स हो ही जाता है नॉर्मली, ये वो हो गया। ठीक है, म्यूकस टू म्यूकस हो गया, स्किन टू स्किन हो गया, म्यूकस टू स्किन, किसी भी तरीके से पर्सन में फैल जाएगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में छींकने से, कफिंग, स्नीजिंग, स्पीकिंग, कॉमन कोल्ड, डिप्टीरिया, टीबी ऐसे ही फैलते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट विद सॉइल, मिट्टी खाने से कितने सारे डिजीज हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को मिट्टी खाने के लिए मना किया जाता है। इंक्यूबुलेशन विद द स्किन टू म्यूकोसा, हमने किसी की इन्फेक्टेड निडल लगा ली, ठीक है, हो गया हमें। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकोसा, तब भी फैल जाते हैं। रेबीज हो गया, कुत्ते ने हमें काट लिया तब भी हो गया। हेपेटाइटिस बी भी हो गया। ट्रांसप्लेसेंटल मतलब डिलीवरी के टाइम पे हमें जो प्लेसेंटा कट रही थी तब जो मदर टू फीटस आ गया वो हो गया, जैसे रूबेला हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, सिम्फाइलिस। ये इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो आ रहा है वो आ रहा है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो रिफर्ड बाय सम मीडियम ट्रांसवर्सली नोन एज 5 एप्स। ये 5 एप्स में बांटे गए हैं। क्या क्या? फ्लाइज, फिंगर्स, फॉर्मिट्स, फूड, फ्लूइड्स। ठीक है, और इनको बांटा किस में गया है? व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, एयर बॉर्न, फॉर्माइट बॉर्न और अनक्लीन हैंड एंड फिंगर। ठीक है, वेक्टर बॉर्न पहला है हमारा व्हीकल बॉर्न, जो व्हीकल से हो रहा है। इन्फेक्शन ट्रांसमिट फ्रॉम व्हीकल लाइक वाटर, उनके फूड से, आइस से, ब्लड से, सीरम से, प्लाज्मा से। तो ये हो गया। जैसे कि कैसे होता है? डायरिया हो जाता है, टाइफाइड फीवर हो जाता है, पोलियो हो जाता है, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए हो जाता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज जो वेक्टर से हो रहे हैं, आर्थ्रोपॉड से हो रहे हैं, नॉन या किसी भी लिविंग कैरियर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हो रहा है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू। पता है कैसे होता है? एनाफिलीज से होता है। ठीक है, तो एयर बॉर्न कैसे हो गया? एयर जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ, हमें लार्ज ड्रॉपलेट सेटल हो गई डाउन ऑन द फ्लोर एंड बिकम द एनवायरमेंट से जो हमें हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्माइट बॉर्न। क्या हो गया? फॉर्माइट बॉर्न जो है वो है, फॉर्माइट आर नॉन लिविंग आर्टिकल अदर देन आर्टिकल और सब्सटेंस अदर देन द वाटर, फूड कंटेमिनेटेड बाय द इन्फेक्शियस डिजीज। किसी पेशेंट के थ्रू हमने उसका क्या क्या यूज़ कर लिया, किसी उसकी कोई चीज़ यूज़ कर ली, नॉन लिविंग थिंग से क्लॉथ यूज़ कर लिए, टॉवल यूज़ कर ली, हैंडीकैप से यूज़ कर लिए, हैंडरचीफ से यूज़ कर लिए, कप से यूज़ कर लिए, पेंसिल, बुक, कुछ भी यूज़ कर ली तो ये हमें हो जाएगा। ठीक है, अनक्लीन हैंड और फिंगर, अगर हमने कोई भी मोस्ट मीडियम बाई विच द पैथोजेनिक एजेंट्स आर ट्रांसफर टू द फूड फ्रॉम द स्किन, नोज। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकल, सेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? होस्ट से डिफरेंस बताया गया है। इम्यूनिटी हम यहाँ पे बताई गई है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? जो कोई भी क्षमता होती है जिसे हम बादी क्षमता कहते हैं। इम्यूनिटी किसी भी डिजीज से फाइट करने की पावर जो होती है वही होती है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होते हैं वो कितने प्रकार की होती है? पहली बात तो इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, इन्नेट
और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो इम्यूनिटी, तो इनेट इम्यूनिटी जो प्रोग्राम्ड है डीएनए के थ्रू, सम पैथोजन कैन इन्फेक्ट सर्टेन स्पीशीज, रेस और इंडिविजुअल ड्यू टू दिस इम्यूनिटी। जैसे स्पीशीज एग्जांपल, डॉग्स हैव द नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट मैसेलस। रेसिकल क्या है, इन साउथ अफ्रीका पीपल आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया इन्फेक्शन ड्यू टू सिकल सेल फेट। इंडिविजुअल, टू चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स आर नॉट इक्वली इम्यून टू द डिसीज। किसी की इम्यूनिटी कम होती है, किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। एक्वायर्ड में क्या होती है, जो इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ, जो हम वैक्सीन लगाते हैं उनके थ्रू जो इम्यूनिटी हमारे अंदर बनती है वो। होस्ट डिफेंस अगेंस्ट, अगर हम इसकी बात करें, होस्ट डिफेंस भी एक डेफिनेशन है, पूछी जाती है, तो होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन और द लोकल एंड सिस्टमैटिक, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक एंड द ह्यूमनल एंड द सेलुलर। इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एनी इन्फेक्शियस एजेंट दैट फेल टू स्टिमुलेट मल्टीपल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव दो तरीके की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, द इम्यूनिटी विच is an individual develop as a result of infection or by specific immunization, and is usually associated with the presence of antibody or cell having a specific action on the microorganisms concerned with the a particular infection, disease और on its toxin। नेचुरल क्या है, डेवलप फ्रॉम द नेचुरल इन्फेक्शन, और आर्टिफिशियल क्या है, डेवलप बाय वैक्सीनेशन। पैसिव में क्या होगा, ये एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, ह्यूमन और एनिमल, आर ट्रांसपोर्टेड टू वन अनदर टू इंड्यूस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। ये भी दो तरीके की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या होती है, ये बाय ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा और ह्यूमन मिल्क से जो बनती है। आर्टिफिशियल क्या होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल टेक्निक, इम्यूनोलॉजिकल और एंटीसीरम, इनसे जो बनती है। तो अब नेक्स्ट है द इम्यून रिस्पॉन्स। अब अगर मैं इम्यून रिस्पॉन्स की बात करूं, तो इम्यून रिस्पॉन्स कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स व्हेन एन एंटीबॉडी इज एडमिनिस्टर्ड इन द फर्स्ट टाइम to an animal or human who has the never exposed to it, the IgM type of antibody appear in 3 to 10 days। अगर कोई नया एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो अपने आप हमारी बॉडी क्या करती है, IgM इम्यूनिटी एंटीबॉडी अपियर करती है 3 से 10 दिन में। द IgM एंटीबॉडी ट्रायर्स राइज स्टेडीली ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 to 3 days एंड रीचेज अ पीक लेवल और एंड देन डिक्लाइंस। क्या होता है, फिर वो अपने पीक लेवल पे होती है और फिर कम हो जाती है। मीनवाइल इफ द एंटीजन स्टिमुलेट सफिशिएंट, अगर वो स्टिमुलेटर उसका सफिशिएंट है तो आईजीजी एंटीबॉडी अपियर इन फ्यू डेज। उसके बाद आईजीजी बन जाएगी, पहले आईजीएम बनेगी, आईजीजी बन जाएगी और रीचेज वो भी पीक तक जाएगी 7 से 10 दिन पर, एंड ग्रेजुअली फॉल ओवर अ पीरियड ऑफ वीक और मंथ, और अपने आप नीचे आ जाएगी। द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन इज डिटरमाइंड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर। कि डोज क्या है एंटीजन की, नेचर ऑफ एंटीजन क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है उसका। For example, some small dose of antigen is only IgM type of response may be induced, and the successive small dose of antigen at suitable interval may also induce IgM antibody. The antigen dose required for the induction of the IgG is about 50 times that which is required to induce IgM antibody. An important outcome of primary antigen challenge is education of the reticuloendothelium system of the body. There is a production of the memory cell of primary cell of both B and T lymphocyte. These cells are responsible for the immunological memory which becomes established after the immunization। इम्यूनाइजेशन के बाद ये बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी या बूस्टर रिस्पॉन्स क्या है, द रिस्पॉन्स टू अ बूस्टर डोज डिफरेंस नंबर ऑफ वेज फॉर द प्राइमरी रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब ये हमने इम्यूनिटी दी है। ठीक है, अब सेकेंडरी में क्या होगा, बूस्टर वाली जो आ रही है तो उसमें शॉर्टर लेटेंट पीरियड, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी for more evident antibody response maintained at the higher risk for the longer period of time. The antibody tend to have a greater activity or the capacity to bind to the antigen. The secondary response also involves the production of IgG antibody. There is a brief introduction of IgM antibody and much larger or more prolonged in production of IgG antibody. This accelerated response and immunological memory are the basis of vaccination and re-vaccination. Function of B and T cells, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। तो क्या होगा इसमें, ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम द बी सेल्स विच प्रोलिफेट्स एंड मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक एंटीबॉडी आफ्टर एंटीजन प्रेजेंटेशन मैक्रोफेजेस। दिस antibodies are of 5 types: IgG,
IgM, IgA, IgD, and IgE. This antibody circulate in the body and act directly by the neutralizing the microbes or its toxin, or make the microbes susceptible to attack by the polymorphonuclear leukocytes and monocytes. Antibodies are specific, that is, they react with some antigen which provoke their production cross related one. As a result, this specifically host response mandated from the antibody is somewhat limited. Cellular humoral immunity does not cover all the situations so that one finds in the infectious disease. Example: some pathogen M, malaria, tuberculosis, malaria, lapre, salmonella, typhi, candida albicans do not killed by bacterial or of leukocyte. This can be multiplied in the mononuclear leuko या फिर मैक्रोफेज कर दो, या मैक्रोफेजेस. दीज मैक्रोफेजेस कैन बी स्टिमुलेट बाय द सब्सटेंस secreted by specific T lymphocyte. The activate macrophages performs a much more efficient pathogenic function than the active macrophages. The T cell do not secrete antibody but are responsible for the recognition of the agent on contact with the agent. The T cells initiate a chain of response. Example: activation of macrophages, release of cytotoxic factor, mononuclear inflammatory, secretion of immunological mediator, etc. Cellular infection is also responsible for the rejection of the foreign material such as skin graft. In addition to B and the T lymphocyte cell, certain accessory cells jointly participate in the complete complex event of immunity. Next है herd immunity. It is हर्ड, HERD, हर्प होता है, डी लगा देना आगे. उसमें क्या है? लेवल है रेजिस्टेंस और कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल टू अ पर्टिकुलर डिजीज. किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई पर्टिकुलर डिजीज देखते हैं ना. द हर्ड सब्सटेंस structure include not only the host population belonging to the herd species but also the presence and the distribution of the ultimate animal host and possible insect vector, as well as those environmental and the social factor that favors or inhibit the spread of infections from host to host. And elements which contribute to the herd immunity are occurrence of clinical and subclinical infections in the herd. Immunization of the herd structure. Herd structure is never constant. It is subjected to constant variation because of new birth, death, and population mortality. An ongoing immunization program will keep up the herd immunity at a very high level. फिर है immunization agent. तीन तरीके के होते हैं. Immunization agent are vaccines, immunoglobulins, and anti-serum या एंटीसीरा या एंटीटॉक्सिन. ठीक है. वैक्सीन्स क्या होता है? ये दीज आर इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक protection against a specific disease. ठीक है. These are the used to perform a specific protection against the particular disease of a production of antibody and other immune mechanism. They are of many types, जैसे कि लाइव वैक्सीन हो गया, इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, सेलुलर फ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो लाइव वैक्सीन्स क्या होता है? ये प्रिपेयर्ड होती हैं लाइव एंथोरेटिक ऑर्गेनिज्म के, जैसे BCG की, टाइफाइड, मैलेसी, ओरल पोलियो, येलो फीवर, रुबेला, मम्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, इनकी इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा. ठीक है. इसमें क्या होता है? लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द पीपल विद इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज और टू द पर्सन हुज इम्यून रेस्पॉन्स इज सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ ल्यूकेमिया, लाइफोमा और मैलिग्नेंसी और बिकॉज ऑफ द थेरेपी विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, रेडिएशन एक्सेट्रा. प्रेगनेंसी इज another contracted unless the risk of infections exceed the risk of harm to the fetus of some live vaccine. When two live vaccines are required, they should be given either simultaneously at different sites or with or interval. At the last 3 weeks, immunization is generally achieved with a single dose. The exception in the polio vaccine, which needs 3 or more doses to be given to a spaced interval to produce effective immunity. नेक्स्ट है इनएक्टिव और किल्ड इम्यूनिटी. तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म किल्ड बाय हीट और केमिकल व्हेन इन्फेक्टेड इन द बॉडी स्टिमुलेट द एक्टिव इम्यूनिटी. जैसे एग्जाम्पल हो गया टाइफाइड हो गया, क्लोरेरा हो गया, पर्सिस्ट मेनिंजाइटिस, रेबीज, सल्क, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, जापानीज एनसेफेलाइटिस एक्सेट्रा. दीज आर द सेफ बट लेस एफेक्शियस देन अ लाइव वैक्सीन. किल वैक्सीन रिक्वायर प्राइमरी 2 or 3 doses or booster dose. Killed vaccines are usually administered by subcutaneous and the intramuscular route. टॉक्साइड क्या होते हैं? ये certain organisms produce exotoxins. These toxins are detoxified and used in the preparation of the vaccine.
एग्जाम्पल है इसका डिप्थीरिया एंड टेटनस टॉक्सिस आर हाईली इफेक्शियस एंड सेफ। सेलुलर फ्रैक्शंस की बात करें तो वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रैक्शंस, तो उसमें एग्जाम्पल है मेनिंजोसील वैक्सीन फ्रॉम द पॉलीसेकेराइड एंटीजन ऑफ द सेल वॉल, द न्यूमोकोकल वैक्सीन फ्रॉम पॉलीसेकेराइड कॉन्टेमिनेटेड इन द कैप्सूल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। कॉम्बिनेशंस में आएगा if more than one kind of immunization agent is included in the vaccine, it is called mixed or combined vaccine. The aim of combined vaccine is to simplify administration, reduce the cost, or minimize the number of contact patient with the health system. DPT, DT, MMR. The term polyvalent is applied to the vaccine which are prepared from two or more strains of the species. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं ये सब्सटेंस करते हैं मेजर क्लासेस के, जैसे कि IgG, IgM, IgA, IgD, IgE एंड सब, और इनके भी सब क्लासेस को। ठीक है, तो IgG कंप्राइजिंग जो करते हैं 85% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन्स। दिस इज ओनली इम्यूनोग्लोबिन विच पास थ्रू द प्लेसेंटा। एंटीबॉडी टू ग्राम पॉजिटिव पायरोजेनिक बैक्टीरिया, एंटीवायरल एंड एंटीटॉक्सिन एंटीजेंस आर फाउंड एक्जिटेबली इन IgG ग्लोब्यूलिन। IgM क्या है, अकाउंट 10% ऑफ टोटल सीरम immunoglobulins, represent antibody that is primarily formed with the exposure to antigen. Presence may be inactivate of recent infection. IgA constitution about 50% of total serum immunological antibody activity to a wide range of viral and the bacterial antigen has been seen. IgA is found in a large quantities in the body secretion, जैसे कि सलाइवा हो गया, मिल्क कोलेस्ट्रम में हो गया, TS में, ब्रोंकियल सिक्रीशन में, नेजल म्यूकोसा में, प्रोस्टेट फ्लूइड्स में, वजाइनल सिक्रीशन में, म्यूकस सिक्रीशन में और स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में अगेंस्ट लोकल इन्फेक्शन। उसके बाद है IgD है जो नॉर्मल सीरम कंटेन करता है 0.3 से 40 mg पर 100 ml ऑफ IgD। इट फंक्शन हैज नॉट बीन डिटरमाइंड येट। IgE क्या होता है, जो सीरम लेवल होता है 10 से 30 mg पर 100 ml। IgE इज अ कंसनट्रेटेड इन सब म्यूकस टिश्यू। इट इज अ मेजर एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट एलर्जिक एंटीफाइलेटिक रिएक्शन। टू टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन आर अवेलेबल फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। These are used in the prophylaxis or viral or bacterial infection and in the replacement of the antibodies in anti-immunodeficient patients। ठीक है, उसके बाद आ रहा है एंटी सीरम। दो तरीके के होते हैं ये भी, नॉर्मल और स्पेसिफिक। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ह्यूमन इन IgG इज antibody rich fractions obtained from a pool of a least 1,000 donors. It is used to prevent malice in highly susceptible individual and provide temporary protection up to 12 weeks। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोलॉजिकल क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमन IgG should certain at least 5 times the antibody potential of the standard preparation per unit volume. The preparation made from plasma of the patient who have recently recovered from an infection or are obtained from individual who have possibly immunized against a specific immunization, chickenpox, rabies, tetanus, IgM, IM or injection. Anti-serum or antitoxin. The term anti-serum is applied to the material prepared in the animal. They are specific immunological prepared from the plasma of immunized animal. Example, horses. It is a cheap but less effective. Immunity lasts for 2 to 3 weeks. ATS, ADS, anti-snake venom, etc. नेक्स्ट वाला आएगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। जो हम